नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग सौदागर के वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। आज सवाल जवाब का 20वां एपिसोड है। यदि आप सौदागर से अभी जल्द में ही जुड़े हैं तो बाकी एपिसोड भी आप देख सकते हैं और तमाम वीडियो हमने पुणे रियल एस्टेट के ऊपर बनाया है, उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो आज है वो संदेश मांगले जी का है। इन्होंने तो पहले अप्रिशिएट किया है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, आई एम वॉचिंग ऑल योर वीडियोज, कीप इट अप। थैंक यू सो मच संदेश जी आपको। सवाल है इनका, कुड यू प्लीज आंसर बिलो क्वेश्चन, कैन बिल्डर चेंज दियर अकाउंट नंबर आफ्टर 1 to 2 डिसबर्समेंट, व्हाट कैन बी रीजन बिहाइंड दैट, प्लीज एक्सप्लेन दिस सिचुएशन। देखिए, बिल्कुल डिसबर्समेंट के लिए वो अकाउंट चेंज कर सकते हैं। अकाउंट चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि उस बैंक से उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या फिर किसी और वजह से उन्होंने बैंक चेंज किया हो, लेकिन अगर वो अकाउंट नेम चेंज कर रहे हैं, जो एस्क्रो अकाउंट नेम होता है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको लॉयर से संपर्क करना चाहिए। पर जहाँ तक आपने यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने सिर्फ अकाउंट नंबर चेंज किया, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में उन्होंने अकाउंट ओपन किया होगा और उसके लिए जो है आपसे डिसबर्समेंट में जो चेंजेज आए होंगे, यानी कि आपका जो डिसबर्समेंट बैंक से आ रहा है या फिर जो आप पे कर रहे हैं वो उस बैंक में जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बिल्डर इसको समय समय पे चेंज कर देते हैं ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशन विद द बैंक। आगे चलते हैं। आदित्य डांगे जी ने पूछा है, व्हाट इफ बिल्डर हैज सबमिटेड स्टैम्प ड्यूटी चालान विद बिल्डर्स नेम कीपिंग कस्टमर डिटेल इन रिमार्क्स, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ सच पेमेंट्स। देखिए, ये आई थिंक आप ऐसे केस की बात कर रहे हैं जो 31 दिसंबर 2020 के दौरान, तो आदित्य जी आई थिंक आप ऐसे केस की बात कर रहे हैं जो 31 दिसंबर 2020 के पहले चालान भरा जा चुका है स्टैम्प ड्यूटी का और उसका एग्जीक्यूशन बाकी है। तो देखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक वैलिडिटी की बात है तो 4 महीने के अंदर यदि आपका ये चालान 30 दिसंबर को भरा गया है तो आप ये मान के चलिए कि पूरे अप्रैल तक आप अपना एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोविड के चलते और तमाम जगहों पे लॉकडाउन होने की वजह से सबके लिए कम्यूट करना इतना आसान नहीं है, इस वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो अप्रैल तक आप अपना एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं यदि आपने चालान दिसंबर में भरा हुआ है। और जो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बिल्डर ने अपने नाम पे भरा है, आपका नाम रिमार्क में रखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डर उसे मैनेज कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे रिफ़ंड लेने की बात कह रहे हैं, अगर कैंसिलेशन करना है तो उसके लिए जब आप इनिशिएट करेंगे रिफ़ंड के लिए तो वहाँ से 3 से 4 महीने लग जाते हैं रिफ़ंड आने में। आगे बढ़ते हैं। हिमांशु तिवारी जी ने पूछा है, हाउ इज रावेत अपकमिंग ट्रेन ओवरब्रिज एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज विच इज सून गोइंग टू कनेक्ट भक्ति शक्ति टू मुकाई चौक वाया BRT लाइन। देखें हिमांशु जी, रावेत एक तरीके से आप कहा जाए तो स्ट्रेटजिक लोकेशन है। वहाँ से आपका हिंजौड़ी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वहीं अगर आप बालेवाड़ी बानेर की बात करिए तो 13 से 14 किलोमीटर पड़ता है। तलेगांव आप देखिए तो थोड़ा दूर है, 15 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है, पर डिस्टेंस कम लगता है, टाइम कम लगता है क्योंकि स्ट्रेट आपको हाईवे मिल जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप वहाँ रहते हैं तो आप ले सकते हैं, पर वहाँ पे रेंटल यील्ड इतना नहीं होगा क्योंकि जो कम्यूट डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। जो आप कह रहे हैं भक्ति शक्ति चौक पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो ठीक बात है, पर वहाँ पे IT की इतनी एक्टिविटी नहीं है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब ये सब चीज़ें हैं और वहाँ पे सप्लाई भी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको सस्ती डील मिल रही है और आपको लग रहा है ठीक ठाक है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट ठीक ठाक है और आप थोड़ा कम कारपेट से भी काम चला सकते हैं तो ऐसे लोकेशन या ऐसे लोकेशन के आसपास लीजिए जहाँ पे IT एक्टिविटीज़ या ड्राइवर्स मौजूद हों, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हों और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकरिंग आपको एक तरीके से ROI भी देता रहे। ये एक फ़ायदे का सौदा रहेगा। अगर आप वहाँ रह चुके हैं, आपका कोई एक अटैचमेंट है उस लोकेशन से, तो उसको आई थिंक दरकिनार करना चाहिए क्योंकि आप अपने लिए ना लेके आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विशाल व्यवहारे जी ने पूछा है, नाउ डेज मेनी बिल्डर्स हैव माढ़ा होम्स इन देयर प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल ड्यूले रिवरडेल हैज़ ए सेपरेट बिल्डिंग फॉर माढ़ा होम्स, ऑल्सो न्याती एलिसिया गगन एवेंसिया हैज़ फ्लैट्स गिवन फॉर माढ़ा, as Madha homes are more pocket friendly and that are smaller carpet area homes, how
हाउ गुड इज इट टू बाई इन सच सोसाइटीज, विल सिक्योरिटी एंड क्राउड क्वालिटी गेट डिग्रेडेड इफ दे हैव सच बिल्डिंग्स इन लैविश प्रोजेक्ट्स। विशाल जी देखें, वहाँ पे विसिनिटी कैसी होगी, कैसे लोग रहेंगे, ये एक चीज़ आप साइड में रखें। पहली चीज़, माढ़ा लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कई क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया में आपको आना होगा। और ये लॉटरी सिस्टम में अलॉट किए जाते हैं, यानी कि आपको पहले तो इसके लिए अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, और आप 15 साल तक महाराष्ट्र में कम से कम रहे हों। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसके लिए लगाना पड़ता है, और इसके बाद ही जो है आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको माढ़ा में फ्लैट मिल जाएगा, वो लॉटरी सिस्टम में, जैसा मैंने आपको बताया, लॉटरी में यदि आपका नाम आता है उसके बाद आप उसको परचेज करने का प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ तक रही बात क्राउड की, तो एक अलग चीज़ है। और ऐसे फ्लैट्स जो माढ़ा में बनाए जा रहे हैं, आप देखें तो इसमें टेरेसेस वगैरह नहीं दिए जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? ऐसा नहीं कि माढ़ा में टेरेस नहीं होता है, बल्कि हर एक बिल्डर को हर प्रोजेक्ट में 20% FSI दी जाती है। उस पूरे प्रोजेक्ट के FSI का 20% FSI दिया जाता है माढ़ा के लिए, वो फ्री होता है, यानी कि जो उनका मेन FSI मिल रहा है उसमें से उसकी कटौती नहीं की जाती है। तो 20% में उनको माढ़ा बनाना है। मान लीजिए अगर वो टेरेसेस, ड्राई बैल्कनी बनाते हैं, तो वो तो FSI का पार्ट होता नहीं है समहाउ, क्योंकि 15% वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा, उसे अलग वीडियो में कवर करेंगे। पर 15% तक आप बैल्कनी या टेरेसेस रख सकते हैं, कारपेट, आपके फ्लैट का जितना कारपेट है। तो अगर मान लीजिए कोई बिल्डर माढ़ा के अंदर टेरेसेस दे रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसका जा रहा है, पर उसकी रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि जब वो उसको बेचते हैं तो केवल वो कॉस्ट ले सकते हैं जो उसमें मेकिंग कॉस्ट आई है, क्योंकि FSI तो कंज्यूम हुआ नहीं कि उसमें वो प्रॉफिट लॉस सोचें, और बिल्डर उसका कुछ बेनिफिट इनको उस तय सीमा के ऊपर बेचने नहीं देगा। इस वजह से आप देखें तो माढ़ा में टेरेसेस नहीं होते हैं, बैल्कनी नहीं होती है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं असुविधा हो जाती है रहने वाले लोगों के लिए। हाँ, जो थोड़े अच्छे लेवल के माढ़ा हैं, क्योंकि माढ़ा में भी कई कैटेगरीज हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि माढ़ा के विषय पे एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूं, जिससे आप सभी को उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारी दुविधा इसको लेके बनी रहती है। तो पहली चीज़ तो माढ़ा के लिए आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं यदि आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, और अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वेट भी करना होगा कि आप उस लॉटरी में आपका नाम आए। आप इतने लकी हैं तो ही आपको मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। माढ़ा से ही जुड़ा हुआ सवाल रितु पांडे जी ने पूछा है, हाउ वन कैन अप्रोच फॉर द माढ़ा फ्लैट्स। देखें, माढ़ा के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और इसके लिए 4 कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहली कैटेगरी आता है EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके बाद आपका LIG आता है, लोअर इनकम ग्रुप, फिर आपका MIG आता है, मिडिल इनकम ग्रुप, और फिर HIG आता है, हायर इनकम ग्रुप। अब ये किस तरीके से बनाया गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। EWS यानी कि जिनका मंथली इनकम 25,000 रुपये से कम हो, और उसमें जो रेम्बर्समेंट वगैरह होते हैं वो सब माइनस करके, जैसे कई लोगों को ट्रेवल अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो वो पार्ट हटा के यदि आपका इनकम 25,000 रुपये से कम है मंथली, तो आप EWS सेक्शन में आएंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। अगर आप LIG की बात करिए तो 25,000 से 50,000 का जिनका इनकम है, फैमिली इनकम, यानी कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तो दोनों की इनकम अगर इस क्राइटेरिया के नीचे है, 25 से 50,000 के नीचे है, तो वो LIG ग्रुप में आएंगे। 50,000 से 75 है तो MIG में आएंगे, और 75,000 के ऊपर है तो HIG ग्रुप में आएंगे। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं अप्लाई करने के लिए, और ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग माढ़ा के सेक्शन बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको, जैसा मैंने अभी पहले सवाल में बताया, एक तो आपके पास पूरा एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, और उसके साथ साथ अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं हैं तो कम से कम आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप 15 साल से जो रह रहे हैं उसका एक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। ये सब कुछ होने के बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं, ऑब्वियस है आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा कि आप इतना ही कमाते हैं। वो वैलिडेट करने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है लॉटरी सिस्टम में। अगर आपका नाम आएगा तो नाम आने के बाद फिर आप परचेज की जो पूरी बची हुई प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे। इस पे जैसा मैंने कहा कि डिटेल वीडियो बना देंगे, जिससे आप लोगों के मन में जो भी दुविधा इससे रिलेटेड रहेंगी वो दूर हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी आप लोगों तक देना चाहूँगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पे अब कार्य चालू कर दिया गया, और उसके लिए ऑनलाइन डोनेशन का ऑप्शन भी ओपन है। यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के
वहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना डोनेशन दे सकते हैं इस शुभ कार्य में। इसका डायरेक्ट जो लिंक है वेबसाइट का वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। आप में से जो लोग भी चाहते हैं वो अपना डोनेशन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मय नंदी जी ने सवाल किया है, हाय, आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स बिफोर, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन आंसर। बिल्कुल नंदी जी, आपके सवाल का जवाब देंगे। हाउ इज गोदरेज 24 एंड गोदरेज एलिमेंट्स इन हिंजौड़ी फेज 1 फॉर एन एंड यूजर परस्पेक्टिव? आई हैव हर्ड दैट द वाटर सप्लाई विल बी बेस्ड ऑन टैंकर ओनली। बिल्कुल, देखिए हिंजौड़ी पूरा का पूरा अभी भी पीएमआरडीए के अंदर में है, तो वहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए कोई भी पाइपलाइंस नहीं है अभी तक। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो भी जलापूर्ति की जाएगी वो या तो टैंकर या फिर अगर वहाँ बोरवेल काम कर रहे हैं तो वहाँ से पानी निकाल के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पर एक चीज़ है कि गोदरेज का कंस्ट्रक्शन है और फेज़ 1 में है, तो रहने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर फेज़ 1 में ही लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी है तो अच्छा है, क्योंकि रेंटल आपका ठीक ठाक आ जाएगा, रेदर अगर आप फेज़ 2 या फेज़ 3 की तरफ जाएँ। पर हाँ, पानी की ये समस्या अभी तो फ़िलहाल कुछ सुलझती हुई नहीं नज़र आ रही, इसमें समय लग सकता है और इसमें हम आपको कोई भी टाइमलाइन नहीं बता सकते हैं। आशा ये है कि आने वाले समय में ये लोकेशन पीसीएमसी में आ जाएगा, लेकिन अगर आएगा भी तो उसके बाद इन सब चीज़ों पे, मूलभूत चीज़ों पे कितनी द्रुत गति से कार्य होगा ये देखने वाली बात होगी। तो पानी के लिए जहाँ तक मुझे पता है गोदरेज ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट में लगा रखा है, यानी कि जो टैंकर के पानी आ रही है उसे पहले एक बार ट्रीट कर लिया जाए, उसके बाद ओवरहेड टैंक्स में डाला जाए। आप एक बार चेक कर लें वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। जो वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं या जिन्होंने लिया हुआ है, अगर उनके पास अपडेट हो वो आपको बता देंगे। अगर नहीं बता पाते हैं तो कोशिश रहेगी कि हम लोग एक बार उस पर सर्वे करके आप लोगों तक वो वीडियो भी पहुँचा दें। अगला सवाल है संदीप रॉय जी का, डियर सर प्लीज़ गिव योर कमेंट्स फॉर मैजेस्टिक रिदम काउंटी हांडेवाड़ी प्रोजेक्ट, विल इट बी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर सेल्फ स्टे? देखें, अगर आप अपने लिए रह रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहा जाएगा। अगर आपका लोकेशन, वर्किंग लोकेशन इसके आसपास है तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये लोकेशन काफ़ी क्राउडी है। अगर आप देखें कनेक्टिविटी जो हांडेवाड़ी रोड है उसी पे ये है, आगे जाके आपको जेएसपीएम कॉलेज लगता है और सीधा निकल के वो हड़पसर रोड से होते हुए आप सोलापुर हाईवे या फिर मगरपट्टा के आसपास पहुंच जाते हैं। तो काफ़ी कंजेशन रहता है, एक ये कंसर्न मेजर आपके लिए हो सकता है। एक पॉजिटिव साइड भी एक ये है कि उंदरी और उसके आसपास अच्छे स्कूल हैं, चाहे डीपीएस की बात कर लीजिए या तमाम स्कूल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ये अच्छी चीज़ है। मैजेस्टिक का आप देखें तो अमूमन इनके फ्लैट बाकी जो कंपटीटर्स हैं, बाकी जो बिल्डर्स हैं उनके मुकाबले सस्ते हैं, पर इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। क्वालिटी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ भी हुई है मैजेस्टिक की, पर अब कैसा करेंगे, अब कैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम लोकेशंस पे इनके प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, वो डिलीवर होने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आपका वर्क लोकेशन जैसा मैंने बताया आसपास है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली है, सस्ते हैं फ्लैट। लेकिन यदि आपका वर्क लोकेशन वहाँ से दूर है तो बाकी ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ पे उतना कंजेशन ना हो। यदि कंजेशन है तो रोड थोड़े वाइड रहें, ज़्यादा वाइड रहेंगे तो आपको सहूलियत ज़्यादा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जोशी जी ने पूछा है, डियर सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी थैंक्स फॉर वेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस प्रोजेक्ट इन पुणे, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। आपका सवाल है, आई हैव ए 2 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज इन खराड़ी, रिवरडेल रेजिडेंसेज एंड मैजेस्टिक टावर्स, which one I should go for? Riverdale is just near to river. Does it have any issue with the respect to water logging during peak rain or any issue of smell from river? Majestic towers are little bit outside, however the area is growing fast. Any suggestions would be highly recommended for you if I go with Riverdale residences or Majestic tower. Thanks and looking forward. तो सिद्धार्थ जोशी जी, आपने बहुत ही एलोबरेट मैनर में पूछा है सवाल का। इसका पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैजेस्टिक टावर और रिवरडेल को डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के लोकेशन के साथ साथ जो बेसिक कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म है वो भी अलग अलग हैं। क्योंकि आपका मैजेस्टिक टावर कन्वेंशनल वे से बनाया जा रहा है, यानी ब्रिक वर्क, कॉलम, बीम ये सब रहेंगे। वहीं रिवरडेल जो है उसे टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन से बनाया जा रहा है, जिसे माइवेन या फिर आप एलू फॉर्म टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो आपका रिवरडेल थोड़ा सा प्रीमियम साइड में है, वहीं मैजेस्टिक टावर थोड़े से पॉकेट फ्रेंडली साइड में है। प्रोजेक्ट की साइज़ की बात करिए तो मैजेस्टिक
ऊपर चला जाता है, क्योंकि 17 एकड़ का 15 से 17 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है और एक ही बाउंड्री लाइन के अंदर, यानी कि एक ही सोसाइटी फॉर्म होगी अपेक्स बॉडी बन जाने के बाद। वहीं अगर रिवरडेल की बात करिए तो इनके जितने भी सेगमेंट हैं, चाहे रिवरडेल हाइट्स हो, रिवरडेल रेजिडेंसेज हो, ये छोटे छोटे पैच में बनाए जा रहे हैं। इनके पास लैंड पार्सल 30+ एकर्स का है वहाँ पे, पर सारे प्रोजेक्ट 2 से 3 एकड़ में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लैंड पार्सल एक साथ नहीं है, कहीं रोड से डिवाइडेड है तो कहीं बीच में किसी और का लैंड है। तीसरी चीज़ अगर आप बात करें, रिवर में फ्लडिंग के इश्यूज तो नहीं हो सकते, क्योंकि पिछले 2 सालों का अगर आप देखें रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और इसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है कि रिवर लाइन को पार किया हो रिवर ने। तो ये इसके लिए तो आप निश्चिंत रहें कि वो समस्या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, स्मिल की समस्या हो सकती है, पर एक चीज़ फेवर कर रही है कि जो आपका विंड फ्लो है 80% वो साउथ वेस्टर्न विंड चलता है, और रिवरडेल और उसके आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके वेस्ट साइड ईस्ट साइड में रिवर है। तो ईस्टर्न विंड जो है वो पुणे में कम चलती, ठंडियों के समय में चलती है, तो उस समय ज़रूर थोड़ी प्रॉब्लम स्मिल की हो सकती है। और स्टेगनेंट वाटर है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। बीच में हमने एक न्यूज़ भी कवर किया हुआ था जिसमें ये कोशिशें की जा रही हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कि आपका जो मुलसी डैम है वहाँ पे पानी को रोक के बांध बना के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, वहाँ से पानी अब रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफ़ी ऐसे ऑलरेडी पावर जनरेशन प्लांट हैं जिससे वो काम चला सकते हैं। तो यहाँ से अगर वो पानी रेगुलर रिलीज करते रहेंगे तो शायद उससे स्टेगनेंट वाटर जो है वो कम होगा, तो बदबू की समस्या थोड़ी कम हो जाए। पर प्राइसेस की अगर आप बात करिए तो मैजेस्टिक टावर में आपको एक तरीके से एवरेज प्राइस के नीचे में मिल जाएगा, तो वो एक आपका पॉकेट फ्रेंडली डिसीजन रह सकता है। वहीं अगर आप रिवरडेल रेजिडेंसेस की बात करेंगे तो वो उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दोनों जगहों पे अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करिए तो पैसा अगर आप कम लगाना चाहते हैं और आपका मोर एंड लेस इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो बिल्कुल आप मैजेस्टिक के साथ जा सकते हैं। आपका रहने का प्लान है और आप थोड़े लग्जरी सेगमेंट की तरफ देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप रिवरडेल रेजिडेंसेस को प्रेफर कर सकते हैं। आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं हनुमंत सोनावनी जी का। सर, अगर खराड़ी फ्यूचर में अच्छा डेवलप होगा तो एज ए नियरेस्ट लोकेशन केशनल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहेगा? देखिए हनुमंत जी, केशनल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा तो रह सकता है अगर पीछे के साइड से जो रास्ते का काम है जो खराड़ी की तरफ आता है अगर वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर आप सीधा केशनल फाटे तक आएंगे और फिर नगर रोड से आएंगे तो वो रास्ता काफ़ी लंबा हो जाता है और अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें केशनल रोड पे दोनों तरफ वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा मास्टर प्लान अप्लाई नहीं किया गया है कि रोड पहले डेवलप कर दिया जाए और जहाँ पे भी जो एसईजी हैं यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसे पहले डिसाइड कर दिया, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। तो इस वजह से एक सबसे बड़ी समस्या ये लगती है कि अगर इतने मास लेवल पे अनऑर्गेनाइज गुंठेवारी कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वाटर इश्यूज़ के साथ साथ कनेक्टिविटी और तमाम और समस्याएं होंगी। वो लोकेशन अभी केशनल गांव छोड़ के यानी कि केशनल फाटा से लेके आपका अगर प्रोजेक्ट्स की बात करिए जो कि गंगा हिलसायर अब हो चुका है, पहले गार्डियन हिलसायर था जहाँ पे कोणार्क का भी एक प्रोजेक्ट है, उसके पहले तक पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो कॉरपोरेशन में आ चुका है। पर वहाँ पे बेसिक चीज़ों को डिप्लॉयमेंट करना यानी कि गार्बेज कलेक्शन से लेके वाटर के इश्यूज़ को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। अगर आप देखें 2017 के आसपास लोहगांव, केशव नगर ये सब कॉरपोरेशन में आ चुके हैं, पर अभी भी चाहे आप लोहगांव चले जाइए या फिर केशव नगर चले जाइए, यहाँ पे वाटर कनेक्टिविटी के लिए कोई पाइपलाइन जो है नहीं डाली गई है या फिर अभी कहीं भी पानी का सप्लाई है ही नहीं। तो इतने बड़े लोकेशन को कॉरपोरेशन में आना ही सिर्फ एक बड़ी बात नहीं होगी जब तक कि वहाँ पे रोड, गार्बेज कलेक्शन और पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाओं को अच्छे से सही ना कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आपका बजट कम है तो कोशिश करिए कि नगर रोड के आसपास आप इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आने वाले समय में अगर मेट्रो का एक्सटेंशन हो, जैसा कि नियो मेट्रो की बात की जा रही है, उस पर भी हम लोग एक पूरा डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, तो आपको आरओआई ठीक ठाक मिल जाएगा। काफ़ी अंदर आप रहते हैं और अगर रोड बन जाता है पीछे के साइड से खराड़ी तक का तो वो एक एडवांटेज हो सकता है उस लोकेशन के लिए। पर ये सारी चीज़ें फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कब बनेगा, क्योंकि रोड प्रपोज बहुत ज़्यादा हैं पर उन पे काम समय पे नहीं हो पाता है। तो साथियों, इस सवाल जवाब के सेगमेंट में हमने ये सवाल आपके लिए हुए हैं। आपके मन में जितनी भी दुविधा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको हमसे मिलना है तो आप आके मिल सकते हैं या फिर दिए हुए नंबर पे
संपर्क भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ आप सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।